हेलो एवरीवन, आज की कहानी है पहचान। दिव्या जी की आंखों से आज आंसू की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सतीश जी के पास बैठी वो उनके सिर को सहलाए हुए उनका ध्यान बटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज शायद किस्मत भी उन दोनों से रूठी हुई थी। सतीश जी की सांसें अब धीरे धीरे तेज हो रही थी और वह बार बार अपने लड़खड़ाती आवाज में बस एक ही बात बोले जा रहे थे, दिव्या, जाने से पहले 2 अन्न के दाने मेरे मुंह में डाल दो। बहुत भूख लगी है ताकि मैं शांति से इस दुनिया से जा सकूं। दिव्या जी ने अपने पति की आंखों में आंसू देखे तो उनका कलेजा फटकर मुंह को आ गया। इन्होंने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहू बेटे ने उनकी एक न सुनी। दिव्या जी ने देखा कि सतीश जी की सांसें उखड़ने लगी है। वह दौड़कर उनके पास आई और उनके सीने को तेज तेज हाथों से सहलाने लगी। सतीश जी अपने फिर से लड़खड़ाते आवाज में बोलने की कोशिश कर रहे थे, दिव्या, मेरे बाद अपना ख्याल रखना। मेरा और तुम्हारा सफर बस यही तक का था। पति की बातें सुनकर दिव्या जी उनके सीने से लग गई और बोली, आप ऐसी बातें मत बोलिए, आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। देखना, अभी बेटा बहू पार्टी से लौटकर आते ही होंगे, कुछ नहीं होगा आपको। दिव्या जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एक गहरी सांस के साथ सतीश जी ने हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर जा चुके थे। यह आखिरी बार था जब दिव्या जी अपने पति के सीने से लगकर अपने पति के दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी। जब जब दिव्या जी परेशान हुआ करती थी, सतीश जी उन्हें सीने से लगा कर कहते, आज हमारी मैडम इतनी परेशान क्यों है। पति के मुंह से इतना सुनते ही दिव्या जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी और वो अपनी सारी परेशानियां कब भूल जाती थी उन्हें भी नहीं पता चलता था। यही सोचते सोचते वो अतीत में कोई चली गई। सतीश जी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। शादी के 10 साल बाद उनको एक बेटा हुआ। बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाया। माँ बाप के मना करने के बाद भी बेटे ने अपनी पसंद से शादी की तो उसकी बीवी हमेशा अपने ही मन की करती और बात बात पर दिव्या जी का अपमान करती रहती थी। सतीश जी से अपनी पत्नी का अपमान देखा नहीं जाता था और वह अक्सर उदास रहने लगे थे। दिव्या जी उन्हें समझाती थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर जैसे टूट रहे थे, जिस कारण उन्होंने जल्दी बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन दिव्या जी अपनी बहू से बोली, बहू, फिर से इतने गहने? जब कमाई अच्छी हो और अच्छे दिन चल रहे हो तो बुरे दिन के लिए भी संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिनों में तो सब अपने साथ होते हैं पर बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता। और अभी तुम्हारे पापा जी की दवाइयों का भी खर्चा चल रहा है। दिव्या जी ने अपनी बहू रेनू से कहा। तभी रेनू तमक कर बोली, बस आपकी तो आदत है नजर लगाने की। बेटा बहू फल फूल रहे हैं, यह देखकर आपके कलेजे में तो सांप लौट रहे होंगे। और मेरे पति के पैसे हैं, मैं अपने पति के पैसों से गहने खरीदूं या कपड़े खरीदूं। ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। दोबारा अगर टोका टाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर रेनू अपने कमरे में चली गई। बहू का जवाब सुनकर दिव्या जी अपने कमरे में आ गई। तुम क्यों उसे कुछ कहती हो? जानती तो हो कि क्या जवाब मिलेगा। बार बार अपना अपमान कराती रहती हो। दिव्या जी के पति सतीश जी के नम्र आंखों से कहा। दिव्या जी इस बात पर मिट्टी डाल अपने कामों में लग जाती है। एक रोज सुबह सुबह रेनू कहती है, मम्मी जी, आज आप रसोई में मत जाना, खाना आज मैं बनाऊंगी, घर पर आज मेहमान आ रहे हूँ। दिव्या जी भी रेनू के कहे मुताबिक रसोई में नहीं गई। वैसे रोज वही खाना बनाती थी और उसके बाद अपना और सतीश जी का खाना वह कमरे में लेकर खा लेती थी, क्योंकि रेनू को उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं था। खैर, दोनों बुजुर्ग पति पत्नी सुबह से ही खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब शाम के 4 बजने को आए थे। उनके खाने का कोई अता पता नहीं था। सतीश जी बोले, जाओ जरा खाना ले आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है।
जी, बहू ने हमें बाहर या रसोई में आने से मना किया है। शायद वो हमारा खाना हमारे कमरे में ही दे जाएगी, पर पता नहीं अभी तक दिया क्यों नहीं। दिव्या जी ने कहा, तुम भी बड़ी अच्छी बातें करती हो। तुम्हें क्या लगता है बहू हमारा खाना हमारे कमरे में दे जाएगी? इतने दिन हो गए तुम्हें बहू के साथ रहते हुए, तुम्हें ये पता नहीं चला जिसने शादी के अगले दिन भी हमें एक गिलास पानी तक नहीं दिया, वो आज हमें खाना क्या देगी? दिव्या जी ने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर झाँक कर आती हूँ। अगर मेहमान चले गए होंगे तो मैं ही जाकर खाना लेकर आती हूँ। यह सोचते हुए रसोई में जाती है और जब वो हर पतीले को खोल खोल कर देखती है तो हर पतीला ही खाली था। तभी वहाँ रेनू आकर कहती है, क्या ढूंढ रही हैं आप? दिव्या जी बोली, बहू हमारा खाना कहाँ है? तुम्हारे ससुर जी को बड़ी भूख लगी है, उन्हें दवाइयाँ भी देनी है। खाना खाना तो सारा खत्म हो गया। रेनू ने मुस्कुरा कर कहा, क्या खाना सारा खत्म हो गया? तो बहू हम क्या खाएंगे? दिव्या जी ने बेबसी से कहा। रेनू तमक कर बोली, तो आपसे किसने कहा था कि अपना खाना मत बनाना? और मैं क्या आप लोगों की नौकर हूँ जो आपके लिए खाना बनाऊंगी? मैंने अभी ही पूरी रसोई साफ की है, इसलिए अब खाना कल सुबह ही बनेगा। दिव्या जी बोली, बहू तुमने हमें रसोई में आने से मना किया तो मैं खाना कैसे बनाती? तुम तो हमारे बारे में भी सोचती। तुम्हारे ससुर जी सुबह से भूखे हैं। रेनू आंखें दिखाकर बोली, मैं क्यों सोचूं आपके बारे में? क्या मैंने ठेका ले रखा है आपका? और एक दिन आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी न जाएंगे। आज पानी से काम चला लीजिए। इतना कहकर रेनू अपने कमरे में चली गई। दिव्या जी अब क्या भी करती बेचारी। वह जाकर सतीश जी से कहती है, सुनिए जी, आज खाना बचा ही नहीं। इससे पहले दिव्या जी अपनी बात खत्म कर पाती, सतीश जी कहते हैं, आज मुझे ज्यादा भूख भी नहीं लगी है। कभी कभी हमारे पेट को भी आराम की जरूरत होती है। चलो जाओ रसोई से यह जग भर कर ले आओ। कहीं भूख ज्यादा लग गई और नींद खुल गई तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा ना। सतीश जी के इस बात पर दिव्या जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पुरानी बात को याद करके रोने लग जाती है। जब रविंद्र सिर्फ 15 साल का था तब उसे जॉन्डिस हो गया था। सिर्फ उबला खाना ही डॉक्टर ने कहा था। तो इस पर सतीश जी जब तक रविंद्र पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक इस घर में सभी के लिए उबला खाना बनेगा, यह आदेश दिया था कि उनके बेटे को ना लगे कि उसके लिए बीमारी वाला खाना बन रहा है। वो बीमार है, पर आज वही बेटा पापा को भूखा रख खुद मजे से दावत उड़ा रहा है। उसके बाद दिव्या जी रसोई में जग भरने जाती है तो वह रसोई की खिड़की से देखती है कि रेनू धीरे पांव से आंगन के दरवाजे को खोल सड़क के किनारे खाना कुत्तों के आगे डाल रही है। दिव्या जी समझ गई कि ये खाना हमें नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत्म होने का बहाना बनाया। इस बात से गुस्साई दिव्या जी रविंद्र से बात करने की सोच ही रही थी कि तभी देखा पीछे से रविंद्र जाकर रेनू से बोला, अच्छा हुआ तुमने उन बुढ़े बुढ़ियों को खाना नहीं दिया। अब देखना वो खुद परेशान होकर या तो दुनिया से चले जाएंगे या तो फिर इस घर से। सबसे ज्यादा जान छिड़कने वाली बेटे की ऐसी बात सुनकर दिव्या जी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आंसू को पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो वैसा ही चलता रहा। उस घर में आए दिन ही दिव्या जी और सतीश जी को भूखा सोना पड़ जाता। कहाँ बेचारे इस उम्र में सतीश जी यह सब देखकर धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। कई दिनों तक तो बिस्तर पर ही पड़े रहते, पर रविंद्र को 1000 बार कहने पर भी वह इस पर कोई ध्यान नहीं देता। दिव्या जी और सतीश जी अभी एक बिना भाव वाले इंसानों की तरह हो गए थे। दोनों बस आपस में अपना सुख दुख बांट लेते और अपना दिन गुजार रहे थे। एक दिन रेनू ने कहा, मम्मी जी आज शाम हम दोनों को बाहर जाना है तो हम खाना बाहर ही खाकर आएंगे। हमारे पीछे से खबरदार जो रसोई में जाकर कुछ बनाने की और खाने की सोची तो। इतना बोलकर रेनू और रविंद्र दोनों चले जाते हैं। तो दिव्या जी तुरंत सतीश जी के पास जाकर कहती है, जल्दी बताइए रात के खाने में क्या बना दूं आपके लिए। सतीश जी बड़े मन से होकर बोले, दिव्या बहुत दिनों से कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, आज वही बना दो।
ठीक है। और जल्दी से दिव्या जी रसोई में जाती है और कुछ ही देर में कढ़ी चावल बनाकर ले आती है, जिसे दोनों बड़े चाव से खाते हैं। आज वर्षों बाद उन दोनों को कुछ अपने मन का खाने को मिला था। रात को जब रेनू और रविंद्र घर लौटते हैं तो रेनू दौड़कर सबसे पहले रसोई में जाकर छानबीन करने लगती है कि कहीं उन्होंने कुछ खाना तो नहीं बनाया। वैसे तो दिव्या जी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, पर फ्रिज में से दही गायब थी। यह बात रेनू को पता लग गई और वह सीधा दिव्या जी और सतीश जी के कमरे में चली गई। वह दोनों गहरी नींद में सोए थे तो रेनू ने दिव्या जी को एक जोरदार बेलन दे मारा, जिसे चीख के साथ दिव्या जी हड़बड़ाकर उठी। तो रेनू ने कहा, क्यों बुढ़िया, फ्रिज में से दही कहाँ गया? और झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, वरना अगले 1 हफ्ते तक तेरे इस पति को भूखा रख दूंगी। तो बहू, तुम्हारे पापा जी को आज कढ़ी चावल खाने का बहुत मन हो रहा था तो मैंने वही बना दिया, दिव्या जी नम आंखों से बोली। कढ़ी चावल सुनते ही रेनू रविंद्र को आवाज दी, देखो इनकी हरकत, एक तरफ इनको डॉक्टर ने चटर पटर खाने को मना किया है और यह है अभी नहीं सोचते कि बेटे के कितने पैसे इन पर बेवजह के खर्च हो रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं दोनों का क्या करूं? देखो रेनू, मुझसे कुछ मत पूछो, अगर इन्होंने गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। या एक काम करो, इनका कुछ दिनों का खाना ही बंद कर दो, फिर यह हमारी बात को नजरअंदाज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। रविंद्र ने माता पिता की तरफ आंखें दिखाकर कहा। तो सतीश जी बोले, बेटा तुम हमारे बुढ़ापे में हमें इतना लाचार कर दोगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये अरमान थे कि हम अपने इकलौते बेटे के साथ अपना बुढ़ापा खुशी से बिताएंगे। इस खुशी में मैंने यह घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हारे इरादे कुछ और ही है, तो हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना किया सामने एक दिन जरूर आता है। लगभग 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बेचारी दिव्या जी और सतीश जी पानी पर ही अपना गुजारा कर रहे थे और सोच रहे थे शायद भगवान हमें अब अपने पास बुला ले। फिर एक दिन रेनू दिव्या जी से बोली, मम्मी जी आप लोगों की गलती को मैं माफ कर दूंगी, पर उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हमारे घर पर पार्टी है तो आप दोनों को भरपेट खाना दूंगी, पर उसके लिए आपको और पापा जी को इस घर की अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। दिव्या जी बोली, बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो कैसे काम करेंगे, उनका तो तबीयत ठीक नहीं रहता है, उनके हिस्से का काम भी मैं कर दूंगी। दिव्या जी अगर अकेले होती तो यह भूख बर्दाश्त भी कर लेती, पर उन्हें अच्छे से पता था कि सतीश जी से भूख बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए उसने रेनू की शर्त स्वीकार कर ली। 2 दिन से भूखी दिव्या जी कमजोरी भी महसूस कर रही थी, पर खाने के बारे में सोचकर वो पूरे घर की सफाई कर दी। इस पर रेनू उन्हें खाना दे देती है और कहती है, पार्टी खत्म होने पर दावत का खाना भी दूंगी। बाहर पार्टी चल रही है, अंदर दोनों बैठे बस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे जिया नहीं जाता, बड़ा ऊब गया हूँ अपनी जिंदगी से, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, काश भगवान मुझे अभी उठा ले। सतीश जी के ऐसा कहते ही दिव्या जी कुछ कहती, इतने में बहू उनके कमरे में दमकते हुए आई और बोली, काश पर ही अटके रहिए, मर क्यों नहीं जा रहे आप? जब जीवन से इतने ही विरक्त हो गए हैं, मर जाइए ना। दिव्या जी बोली, बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। रेनू बोली, इसमें क्या गलत है, वैसे भी तो यह किसी काम के नहीं रहे, इससे अच्छा तो मर ही जाए। इतना कहकर वह वापस चली गई। दिव्या जी ने जब पलटकर सतीश जी की तरफ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बहू के इतना कहने पर भी सतीश जी ने एक शब्द नहीं कहा। तब दिव्या जी ने सतीश जी को झंझोट कर देखा तो सतीश जी सचमुच मर चुके थे। दिव्या जी दौड़कर रोते हुए रविंद्र के पास जाकर कहती है, बेटा तेरे पापा चल बसे। रविंद्र चौंक जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ दिख नहीं रहा, मेरे प्रमोशन की पार्टी चल रही है, अभी जाइए आप यहाँ से। दिव्या जी रविंद्र का हाथ खींचते हुए कमरे में ले गए तो उनके अंदर जाते ही रेनू सभी मेहमानों से कहती है, कुछ नहीं, इनकी दिमागी हालत थोड़ी खराब है,
कभी भी कुछ भी कहती रहती है। आप लोग बस पार्टी एंजॉय कीजिए, ये अभी आ जाएंगे। रविंद्र अंदर जाते ही सतीश जी को आवाज लगाई, पापा पापा, पर सतीश जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिव्या जी बोली, बेटा जरा छू कर देखना, तेरे पापा तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो माँ, इन्हें देखकर ही पता लग गया है ये अब नहीं रहे। अभी छुआ तो नहाना पड़ेगा मुझे। आप एक काम करो, यहीं बैठी रहो, एक बार यह पार्टी खत्म हो जाए फिर इनके क्रियाकर्म की व्यवस्था करता हूँ। रविंद्र ने कहा, ये कैसी बातें कर रहा बेटा? तेरे पापा गुजर गए और तुझे अभी भी पार्टी की पड़ी है। वैसे भी तेरी पार्टी खत्म होते होते रात हो जाएगी, उसके बाद तू कैसे बंदोबस्त करेगा? दिव्या जी ने रोते हुए कहा, आप लोगों के भी अलग ही नौटंकी चलती रहती है। हमारी खुशियाँ तो अच्छी ही नहीं लगती। अब इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी, पर नहीं, आपके सीने पर तो सांप लौट रहे होंगे। रविंद्र ने गुस्से में कहा, मतलब तू ये क्या कहना चाह रहा कि तेरे पापा ने तुम लोगों की पार्टी खराब करने के लिए खुद को मार डाला? दिव्या जी ने रोते हुए कहा, देखो माँ, अभी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। कहा ना, पार्टी खत्म हो जाए फिर वह भी शमशान पहुँच जाएंगे। यह कहकर रविंद्र उस कमरे से निकलते हुए कुंडी बाहर से लगाकर चला जाता है। दिव्या जी चुपचाप इसी कमरे में बैठकर सतीश जी से बातें करने लगती है। पार्टी खत्म होते काफी देर हो गई और बेटा बहू पार्टी खत्म होने के बाद तुरंत शहर के लिए निकल गए। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बेटे बहू कमरे में नहीं आए। तो दिव्या जी ने पड़ोस की एक अपनी सहेली को फोन किया तो वो अपने बेटे के साथ घर पहुंची। उन लोगों ने दरवाजा खोला तो दिव्या जी ने देखा कि घर पर बेटे बहू है ही नहीं। उन लोगों ने ही सारे क्रियाक्रम की तैयारी की और सतीश जी को उठाकर ले जाने लगे। दिव्या जी भी चुपचाप यह नजारा देख रही थी। दिव्या जी सोच रही थी कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो हमारा अंत ऐसा हो रहा है। बेटा रहते हुए भी पिता के मुखाग्नि कुछ अनजान लोग दे रहे हैं। एक लवारिस लाश की तरह दिव्या जी अपने जीवन से विरक्त सतीश जी के पार्थ शरीर के साथ ही घर से निकल गई। सब क्रियाकर्म खत्म हो जाने के बाद दोनों वापस घर लौटे तो रविंद्र और रेनू यह देखकर बहुत खुश हुए कि एक के साथ दूसरी भी निकल गई। चलो बला टली। इधर दिव्या जी कुछ दिन तो दर दर भटकती रही। फिर एक बच्चे को उन्होंने सड़क दुर्घटना से बचाया। जिस बच्ची को बचाया वो परिवार काफी रईस परिवार था, जिससे उन्हें वहां आया की नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए उस घर की मालकिन पूर्णिमा पंडित जी को उन्होंने अपनी कहानी बताई। वो बड़ी ही भली औरत थी। उन्होंने दिव्या जी को उनके हस्तकला को निखारने की बात कही, पर दिव्या जी ने अपनी असमर्थता बताते हुए कहा कि इस उम्र में अब मुझसे काम कैसे होगा, बस अपना पेट पाल सकूं, इतना ही काम काफी है। पूर्णिमा जी दिव्या जी को समझाते हुए कहा कि पेट पालना है तो भीख मांग कर भी कर सकती हैं आप। उसके लिए आपको मेरे यहाँ आया की नौकरी करने की क्या जरूरत है? उम्र तो एक बहाना है। अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना बहुत बड़ी संघर्ष है। आप जैसी औरतों के कारण ही दूसरी औरतों का भी हिम्मत टूट जाती है। पहले ही आपने अपने बेटे बहू का अत्याचार सहकर गलत किया। आपको उनका अत्याचार सहना नहीं चाहिए था। अब आपको मौका मिला है उनको सबक सिखाने का, तो आप पीछे हट रही हैं। पूर्णिमा जी की बातों से प्रभावित होकर दिव्या जी उनकी बात मानने को तैयार हो गई। फिर क्या था, दिव्या जी अपनी हस्तकला की मदद से हाथ की कढ़ाई वाले बेडशीट, पेंटिंग वाले फूलदान और भी बहुत सी नई नई चीजें बनाने लगी। उनके बनाए हुए सामानों को पूर्णिमा जी अपने जान पहचान वाली सभी दुकान वालों को बिक्री करने के लिए 10% की प्रॉफिट पर देने लगी। दिव्या जी के बनाए हुए सारे सामान बहुत ही आसानी से बिक्री होने लगे, क्योंकि उनके हस्तकला में जादू था। जो भी देखता ही रह जाता। धीरे धीरे उन्हें और भी नए ऑर्डर मिलने लगे। देखते ही देखते दिव्या जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर गई और आज पूरे 1 साल बाद वह एक अमीर बिजनेस वुमेन के रूप में खड़ी है। उधर पिता और माँ के घर से जाते ही मानो रविंद्र के दरिद्रता के दिन शुरू हो गए थे। नौकरी तो चली ही गई थी, साथ में घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। इतना हो गया कि कर्जदार आए दिन उन्हें घर से निकालने की धमकी देते।
उसी से परेशान होकर रविंद्र ने अपने घर को बेचने की सोच ली। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। रविंद्र बोला, रेनू बाहर वो आ गई हैं। कितने मुश्किल से हमारे दाम पर कोई खरीदार मिला है। इसे हमें हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि अब यही हमारे कर्ज से छुटकारा दिलाएंगी। सब सोच लिया है। बैंक का लोन चुकाने के बाद जो पैसे बचेंगे उससे नया बिजनेस शुरू करूंगा। सब सेट है, बस यह घर एक बार बिक जाए। रेनू बोली, अच्छा हुआ जो यह घर था हमारे पास, जिसे बेचकर अभी कर्ज तो चुका पा रहे हैं, वरना जो यह घर हम मम्मी जी और पापा जी से नहीं लेते तो आज हमारा क्या होता। जैसे ही दोनों बाहर आए, गाड़ी से उतरी उस महिला को देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि दिव्या जी कभी इस मुकाम तक भी पहुंच सकती है। दोनों अभी भी आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखे जा रहे थे कि तभी उस घर को बिकवाने वाला दलाल कहता है, ये दिव्या त्रिपाठी है, जिनको आपका यह घर बहुत पसंद आया है। दिव्या जी उस दलाल से बोली, मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है, अब मुझे कोई घर नहीं खरीदना। तो रविंद्र माँ के पैरों पर गिर जाता है और बोलता है, माँ माफ कर दो हमें, पर इस घर को खरीदने से मना मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो जेल चला जाऊंगा और रेनू और आपके पोता पोती वो भी सड़क पर आ जाएंगे। दिव्या जी रविंद्र को अपने पाँव से दूर दूर झाड़ते हुए बोली, आखिर तुम लोगों ने जो बोया था वही काट रहे हो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक दिन मैं भी अपने पति के लिए ऐसे ही तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती थी, लेकिन तुम मेरे पति की लाश को घर में छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकल गए थे। यहाँ तक कि उनके शरीर को मुखाग्नि भी लावारिसों की तरह लोगों ने दी थी। तब तुम्हें अपनी माँ पर तरस नहीं आया था, तो फिर मैं क्यों तुम लोगों पर तरस खाऊं? ना ही मैं किसी की माँ हूँ और ना ही मैं अब तुम लोगों को जानती हूँ। इतना कहकर दिव्या जी अपनी कार में बैठी और वापस चली गई। कुछ दिनों में कर्जदार ने उसके घर पर कब्जा कर लिया और दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लेकिन जिनका कर्ज नहीं चुका पाया उन लोगों ने रविंद्र पर केस किया, जिस कारण उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। उधर दिव्या जी की बहू रेनू रोती गिड़गिड़ाते हुए दिव्या जी के पास पहुंची, लेकिन दिव्या जी ने उसे भी माफ नहीं किया। लेकिन अपने पोता पोती पर तरस खाकर दिव्या जी बोली, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो मेरे घर में आया का काम तुम्हें मिल सकता है। बेचारी मजबूरी में रेनू को आया का काम भी करना पड़ा। जो रेनू सास को कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती थी, आज वह एक आया बनकर उसके घर में उनके सभी काम कर रही थी। दिव्या जी ने अपने पोते पोतियों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, लेकिन बेटे बहू को कभी माफ नहीं किया। कुछ दिनों बाद रविंद्र जेल से लौटा और माँ से उनके घर में शरण मांगी, लेकिन दिव्या जी ने बेटे को घर में रखने से इनकार कर दिया। समय ने कैसी पलटी मारी। कभी दाने दानों को मोहताज रखती थी रेनू दिव्या जी को, आज दिव्या जी के टुकड़े पर वह पल रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।